नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं थिंक अगेन। फिर से सोचना सीखिए। और फिलहाल हम लोग करियर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि जब आप सही करियर चूज़ करना चाहते हैं तो टनल विजन को बाईपास करने की, एस्केप करने की कोशिश करिए। टनल विजन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको दूर दूर तक फैली हुई चीज़ नहीं दिखती। करियर में इतना खतरा है, जान का खतरा है कि आप जब तक अपने करियर को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज मैं गया था सीएमओ ऑफिस, एक मीटिंग थी। उसमें जो भाई साहब, डॉक्टर साहब बैठे थे, ऐसे मैंने उनसे पूछा, एक तरह से इंट्रोडक्शन चाहता था मैं कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। सीएमओ ऑफिस में वो डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। मैं उनसे पहली बार मिला तो वो समझ ही नहीं पाए। वो बोलने लगे कि हाँ हाँ सही कह रहे हैं। मैंने कहा सर आपसे बहुत पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने ये बोला, और वो सुन नहीं पाए। बोलते हाँ आजकल मरीज नहीं देख पाते। मैं सुन रहा था। बोलते क्या करें, अब सरकारी काम में जब घुस जाते हैं, पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत मीटिंग करनी पड़ती है, तो मरीज नहीं देख पाते। सुनता रहा। मुझे उनकी बातचीत में दुख कम, खुशी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। क्योंकि सच पूछिए तो मरीज देखना हर एक डॉक्टर का पैशन नहीं है। 90% डॉक्टर्स मरीज इसलिए देखते हैं, मेडिकल में इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी है, पैसा है। अपने आप में ये काम मरीजों को देखना बहुत टोल वाला है, बहुत थकाऊ है, बहुत स्ट्रेसफुल है। क्योंकि आपको कई घंटे तक एक पोजीशन में या तो बैठ कर देखना होता है या खड़े होकर ऑपरेशन करना होता है। थक जाते हैं आप। खैर, मीटिंग थी, मीटिंग हो गई। ये जो सीरीज़ है ना, मैं चाहता हूँ हर वो बच्चा समझे, देखे, या हर वो इंसान देखे जिसने अपने आप को बचपन में ही बता दिया था कि मुझे ये बनना है। क्योंकि अपने आप में ये आइडिया गलत है, खतरनाक है। बेचारा अमन अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए थी। उसने एक बार बीडीओ की नौकरी के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी के लिए इम्तिहान जा रहा था देने के लिए, नहीं दिया। क्योंकि उसको लग रहा था मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें मैं कंप्यूटर के सामने बैठूं, एसी ऑफिस में बैठूं, गूगल जैसी कंपनी में नौकरी करूं। क्योंकि बड़ा यूट्यूब वगैरह में बहुत खूबसूरत बताते हैं, खाना पीना बड़ा अच्छा होता है, सोने के लिए बहुत सुंदर सुंदर बिस्तर बने होते हैं, बहुत अच्छा कैंपस होता है उनका, और है भी। अमन का कैंपस कभी आप लोगों को मौका मिलेगा जाने का, देखने का। मैंने फ़ोटोज़ खींचे हैं, लगता है 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। 4-5 टाइप के तो भोजन स्टाफ को मिलते हैं फ्री, चाय कॉफ़ी अनलिमिटेड, बिस्किट नाश्ता अनलिमिटेड। लेकिन अब 3-4 साल की नौकरी के बाद उसको रातों को नींद नहीं आती। उसको अभी परसों नरसों मैसेज किया था कि बड़े पापा मुझे सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, बहुत परेशान है। तो अभी आज ही एक मैसेज आया मेरे पास, कोटा में एक बच्ची ने, बहुत अच्छी बच्ची थी, 90% पाने वाली बच्ची थी, सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में लिखा क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि आप इस तरह की पढ़ाई लिखाई क्यों करवाते हैं कि बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और अपने माँ बाप से उसने मैसेज में लिखा है, चिट्ठी में लिखा है मरने से पहले, कि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मेरा पूरा इंटरेस्ट था अंग्रेज़ी पढ़ने में, मुझे अच्छा लगता था अंग्रेज़ी और हिस्ट्री पढ़ने में, लेकिन आप लोगों ने मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इन सब में ज़बरदस्ती डाल दिया। मेरे को मन नहीं करता। 90% पाती हूँ इम्तिहान में, फिर भी मन नहीं करता। और बेचारी सुसाइड करके चली गई। आया उसका आर्टिकल आया, जिनोगी ने शेयर किया है। लेकिन ये इसलिए हुआ उस बच्ची के साथ में क्योंकि उसको बेचारी को पता नहीं था कि वो टनल विजन में है, और उसके माता पिता को नहीं पता था कि वो टनल विजन में है। टनल मतलब होती है गुफा। जब आप गुफा में से देखते हैं तो आपको बस जरा सा दिखाई देता है, थोड़ा सा, सब कुछ नहीं दिखता। तो हमने अभी तक 2 वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा बताया रयान के बारे में, किस तरह से रयान जो था बचपन में ही
उसके दादाजी ने चाहा कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो न्यूरो सर्जन ही बन गया। बीच बीच में उसको मन आता था कि मैं बिजनेस में चला जाऊं, इकोनॉमिक्स पढ़ लूं, लेकिन फिर गॉट टू स्टे ऑन द ट्रैक, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फिर हमने कल पढ़ा था गोइंग इनटू फोरक्लोजर, कि लोग जब अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है शुरू में ही शादी कर लेते हैं कि भाई जो चीज़ मैंने सोच लिया है वही करना है। आज के टॉपिक का नाम है टाइम फॉर चेकअप। टाइम फॉर चेकअप। ऑथर कहते हैं हम खाली काम धाम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ की ढेर सारी चीज़ों के लिए फोरक्लोज करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और ठप्पा लगा देते हैं कि यही करना है। अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, कमिट कर लिया, तो आप वो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं तो यही हूँ, और फिर उससे हटना, डी एस्केलेट करना मुश्किल हो जाता है। अब बचपन में ही देखते हो किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को, टीचर को, और बोलते हो मैं भी अंग्रेजी का टीचर बनूंगा, अंग्रेजी पढ़ूंगा। ज्वाइन कर लेते हो क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आपको समझ में आता है मुझे अंग्रेजी लिखना तो अच्छा लगता नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा भी जाता है, लेखक भी होते हैं, आप फंसते हो। और आपने पैंडमिक के समय, जिस समय सब दुनिया बंद थी, कॉलेज बंद था, उस समय आप बोलते नहीं कॉलेज से ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं यार, एक साल गैप लेना चाहिए था और मुझे स्टडी करना चाहिए था कुछ और। नहीं समझ में आता, आपने ज्वाइन कर लिया। जैसे हमारे वैभव भैया ने ज्वाइन कर लिया था, बिना सोचे समझे BCA ज्वाइन कर लिया था। अपना तो कितना जो टाइम स्पेंड वेस्ट किया ही किया, हमारा भी कम से कम 30-40-50 हज़ार रुपये खर्चा किया होगा। खैर डिग्री तो है, अभी नहीं डिग्री ना, अभी आने वाली है। हाँ, क्यों ये सब होता है? गॉट टू स्टे ऑन द ट्रैक। भैया एक पटरी बनी हुई है, उसी पटरी पे चलना है। आपका किसी के साथ रिश्ता हो गया, प्यार हो गया, बाद में पता चलता है नहीं यार, उस लड़की को या आपको लगता है कि नहीं हमको बच्चे नहीं चाहिए, आप एक को बच्चा चाहिए, एक को नहीं चाहिए, रिश्ता खत्म हो गया, तोड़ दिया। फिर 3 साल बाद लगता है नहीं यार बच्चे तो चाहिए थे, खत्म कहानी। तो इस तरह से हम लोग बहुत सी चीज़ों में फोरक्लोज पहले ही कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। अगर हमने अपने आप की पहचान को फोरक्लोज कर दिया, स्टैंप लगा दिया, तो ये अपने आप में हमें इवॉल्व होने से रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है। एक स्टडी हुई थी संगीतज्ञ लोगों का, म्यूजिशियंस का, जो शुरुआती म्यूजिक होते हैं, जो सीखते हैं, जिन लोगों को बचपन में लगा कि नहीं यार हम लोग गाना वाना अच्छा गा लेते हैं और हमको अब गाना गीतकार ही बनना है, संगीतकार बनना है, म्यूजिशियन बनना है, वो लोग फिर अपने ट्रस्टेड लोगों से, जिनको भरोसा करते हैं, जिनको भरोसा करना चाहिए, उनसे एडवाइस लेते नहीं। और पता है कितने साल तक? 7 साल तक। 7 साल तक, चाहे गरीबी में हो, चाहे भूखे मरे, बस गाना ही गाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया हम सिंगर हैं। बहुत से सिंगर तो ऐसे होते हैं, हम लोग देखते हैं, होटलों में जाते हैं तो बैठकर बेचारे होटल में गाना बजाते रहते हैं। एक दिन का 500 पा गए, 1000 रुपये पा गए, बस, और फ्री में शायद खाना मिल गया, और कुछ और करते ही नहीं। तो अपने मन का काम चुना, लेकिन फोरक्लोज कर दिया ना। अगर आपको कोई मन का काम अभी लग रहा है और बाद में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बदलना चाहिए, तो आप फ्लेक्सिबल होइए कि मैं बदल लूं। 90% लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि मैं फिल्म मेकर हूं, या मैं इंजीनियर हूं, या मैं डॉक्टर हूं, तो स्टैम्प चिपक जाता है आपके साथ। ये ऐसा मत सोचिएगा कि म्यूजिशियन बनना मन का काम है, डॉक्टर बनना मन का काम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो मन का काम करते हैं जब डॉक्टरी करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो मन का काम करते हैं जो म्यूजिक करते हैं। लेकिन अगर थ्रू आउट आप एंजॉय कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आप खुश हैं, तो क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आपको लगता है कि नहीं चल रहा है, फिर भी आप घसीटे पड़े हैं। क्यों? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा है, वो 10 साल से रगड़ रहा था, गरीब था, लेकिन अब कितना अमीर हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां सुन करके आप अपने आप को बताए रखते हो कि नहीं नहीं, रगड़ो रगड़ो रगड़ो, नहीं मन कर रहा है तब भी रगड़ो। ऐसे लोग कहते हैं म्यूजिशियंस, उन्होंने अपने दिल की सुनी, लेकिन अपने मेंटर्स को छोड़ दिया, उनको सुनाई नहीं। तो सवाल ये उठता है कि लोग आइडेंटिटी फोरक्लोजर करते क्यों हैं? लोग क्यों अपने आप को पहले से डिसाइड कर देते हैं कि मैं यही हूं? वो है क्योंकि लोगों के अंदर में आइडेंटिटी क्राइसिस, ये बहुत पुरानी साइकोलॉजी में खोज हुई थी कि हर एक आदमी बचपन से ही, जैसे ही थोड़ा होश संभालता है, उसको एक क्राइसिस होती है। क्राइसिस मतलब एक परेशानी होती है। जैसे अचानक से पैसे कम पड़ गए, आप बता रहे थे ना, एक बार पैसे नहीं थे इसलिए आप स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसको क्राइसिस बोलते हैं। या कोई आदमी बहुत बीमार पड़ जाए, कोई भी परेशानी जो आपके अचानक सामने आ जाए, उसको बोलते हैं क्राइसिस।
तो ये कह रहे हैं जो भी इंसान कॉन्शियस होता है उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। हाँ, इसका उल्टा है, कोई आदमी कहे तुम कौन हो भाई, मैं डॉक्टर हूं, कोई मिले आपसे बोले कौन है, भाई साहब आईएएस ऑफिसर हैं, ये पुलिस वाले हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस को उसने ठीक कर लिया। बचपन से ही एक बच्चा जब ये बोलता है तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा और आईएएस ऑफिसर बनूंगा, तो वो अपने आप को ये नहीं बता रहा है कि भैया भविष्य के बारे में कुछ जानते नहीं, हो सकता है तुम डॉक्टर भी बन जाओ, हो सकता है यूपीएससी बन जाओ, हो सकता है कुछ और बन जाओ। उसने बचपन से ही क्या बोल दिया, अपने आप को एक आइडेंटिटी दे दी, एक पहचान दे दिया। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन उसने अपने आप को पक्का कर दिया। जो बच्चे 20 साल की उम्र तक उनका करियर प्लान एकदम सर्टेन हो जाता है, ये लोग जब 30 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो परेशान हो जाते हैं, अरे यार मन का तो है नहीं। मैंने सिद्धांत के मुंह से, डॉक्टर सिद्धांत के मुंह से सुना था कि मेरे पापा ने मुझे धक्का मार करके भेजा है डॉक्टर बनने के लिए, बल्कि भेजा भी नहीं, उन्होंने एक फोटो दिखाई उनके घर पे। उस फोटो में बचपन में ही लिख दिया गया था कि उनके अंदर में सर्जन, एक कार्डियक सर्जन की तरह सारी क्वालिटी डेवलप होगी, और उस समय स्कूल में थे और कुछ सोच ही नहीं पाते थे। बीच में एक बार फिल्म में काम किया, कोई टीवी सीरियल में, किसी फिल्म में काम किया, छोड़ दिया बाद में, बहुत सी चीज़ें ट्राई करके छोड़ दी। तो जो बच्चे 20 साल की उम्र में पक्का कर लेते हैं और बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं, दे हैवेंट डन इनफ रीथिंकिंग अलोंग द वे, उन्होंने अच्छे से रीथिंक नहीं किया। यहां पर रोक करके मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये रीथिंकिंग कैसे किया जाता है? काम को बेहतर तरीके से करने के लिए काफी समय तक सोचते हैं। हाँ, रीथिंकिंग ऐसा नहीं होता कि अभी ये सोच रहे कल वो सोचने लगे। आप कई साल तक, कई महीने तक सोचते हो, उसको बोलते हैं रीथिंकिंग। जैसे मान लीजिए मैं अभी यूट्यूब ट्राई कर रहा हूँ और चाहता हूँ वायरल हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, फिर से मैंने 1 साल किया और नहीं हो रहा है, वायरल भी नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तब फिर अब ये मेरे मेंटर कहेंगे कि ये छोड़ के कुछ और अब ट्राई करो। बिल्कुल सही बात। वो भी रीथिंकिंग से ही हुआ। वो रीथिंकिंग, अगर आप फिर भी सोचे नहीं मैं तो 10 साल तक यूट्यूब भी ट्राई करता रहूंगा, नहीं पास हो रहा हूँ, नहीं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो आप रीथिंकिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, कभी कभी यूट्यूब पर करता हूँ तो कभी कभी स्टॉक मार्केट करता हूँ, तो मतलब मैं आप रीथिंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को बता रहे हैं कि बॉस उसमें तो वो सक्सेस नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट भी ट्राई करना चाहिए। आप बीच बीच में रीथिंकिंग कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। कभी कभी तो बेचारे लोग गलत डिसीजन इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पॉलिटिशियंस की तरह सोचते हैं, तो बेचारे बहुत बहुत परेशान हैं कि किसी तरह से मेरी थिंकिंग को, मेरे डिसीजन को मेरे पापा और मेरे दोस्त अप्रूव कर दें कि हाँ यार ये सही कर रहा है। जिस चीज़ को सबके सब बोलेंगे सही कर रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आप करते रहते हैं बिना रीथिंक किए। वो बेचारे ये देख नहीं पाते हैं कि वो सीड्यूस हो गए हैं स्टेटस से। सीड्यूस मतलब खींचे चले गए। वो पागल हो गए हैं। ऐसे अगर कोई आदमी कहने मुझे तो बस इसी ब्रांड का चप्पल चाहिए, मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको बोलते हैं सीड्यूस होना। डिकैथलॉन के ही कपड़े। हाँ, तो उसको, ये लोग सीड्यूस हो गए हैं स्टेटस से, और वो देख नहीं पा रहे हैं कि दुनिया में किसी को भी कोई बात कितनी भी इंप्रेस करे, अगर वो आपको डिप्रेस कर रही है तो सही चीज़ नहीं है। क्योंकि मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है, अमन जैसा बच्चा जो इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी भी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो डिप्रेस क्यों है? उसको भी लग रहा है क्योंकि वो मन का काम नहीं कर रहा है। उसको कोडिंग अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी वो उसका करियर, उसके मन का करियर नहीं है। एक ही साइन है कि आप सही करियर में हैं कि नहीं। आप अपने काम के बारे में बहुत एक्साइटेड होंगे, आप अपने काम के बारे में पढ़ना चाहेंगे, आप कुछ न कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप नौकरी केवल इसलिए कर रहे हैं कि शाम को या महीने भर बाद हमको पेचेक मिल जाए, और कुछ भी उस काम में आपको एंजॉयमेंट नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, इसीलिए मैं जाता था डॉक्टरी करने के लिए। मुझे पेशेंट में, बीमारी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था। ये मैं अपने बारे में साफ साफ कह सकता हूं। और मुझे वो डिप्रेशन हुआ तो मैं किताबें पढ़ने लगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इसलिए रीथिंक नहीं करते, अपने चॉइस को बदलते नहीं क्योंकि वो प्रीचर मोड में है।
दे हैव कम टू सी जॉब एज अ सेक्रेड कॉज। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं यार ये नौकरी बहुत बड़ी काम है, जानते हो सेवा है, ये पब्लिक की सेवा होती है। डॉक्टरी से तुम क्या बात कर रहे हो, तुम डॉक्टरी छोड़ दोगे? डॉक्टरी समाज सेवा है, किसी की जान बचा रहे हो तुम, भगवान के रूप हो तुम। तो वो लोग प्रीचर मोड में आ गए। और कभी कभी ये लोग प्रोसिक्यूटर मोड में चले जाते हैं, वकीलों की तरह। जब अपने दोस्तों को बोलते क्या यार तुम तो अपना पूरा आत्मा बेच दिए हो, नौकरी कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, दुनिया के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, खुद परेशान है। मेरे साथ ये भी हो चुका है। मैंने जब स्कूल खोला था तो मैं अपने दोस्तों के साथ में, आनंद, आदित्य, हम 3 मेन लोग थे। मैं नौकरी करता था डॉक्टरी की, वहाँ से पैसा लाता था 8,000 रुपये महीना, जिसमें से 6,000 रुपये लोगों को देता था कि तुम किसी तरह से स्कूल खोल लो। और फिर जब स्कूल खुल गया, 100 बच्चे आ गए गांव के, 100 रुपये पर हेड। कितने मिलेगा 100 रुपये पर हेड से बच्चों का? 100 बच्चों का 10,000 रुपये। मेरी सैलरी कितनी थी? 8,000 रुपये। तो जो मैं अकेला वहाँ सैलरी पाता था, वो यहाँ पर सब मिल करके 10,000 रुपये देते, मतलब कमाते। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने सैलरी भी नहीं ली, बस समाज सेवा की। बब्बू के साथ रहता था, अपने भाई के साथ आकर के यहाँ पढ़ाता था और उम्मीद करता था कि ये जो 100 बच्चे हैं ये कल को 200, 300, 500 हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो भी दुनिया में मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, गाँव के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे पढ़ना ना चाहे। अब भाई कुछ दिन बाद फिर हम लोग सब एक एक करके खिसक गए, क्योंकि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको भी तो अमीर बनना पड़ेगा। आप तो अमीर है ही नहीं, कब तक आप गरीब आदमी को पढ़ा पाएगा? तो कुछ लोग इसलिए भी सोशल सर्विस के नाम पर काम करते रहते हैं कि दुनिया बचा रहे हैं। एडम ग्रांट कहते हैं बदकिस्मती से उन बेचारों को जॉब के बारे में बहुत कम पता है, और बेचारे ना ही तो वो अपने बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारा जो सेल्फ है, हम धीमे धीमे रोज़ इवॉल्व होते हैं, और आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट किस चीज़ को दे पाएंगे, किस चीज़ को नहीं दे पाएंगे, वो समझ नहीं पाते। वो बेचारे एक ज़बरदस्ती के कॉन्फिडेंस साइकिल में फंस जाते हैं। वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको एक करियर मिल गया है, हमारे नाम का करियर हो गया है, और कैसे उनको लगता है कि सही करियर में है उनको नहीं पता चलता। उनकी आत्मा, उनका मन नहीं बताता, उनके आसपास के लोग बताते हैं अरे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी। ऐसे ही चलता रहता है उनका, और ऐसे ऐसे बीत जाता है साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल। जब 15 साल बाद पता चलता है कि ये काम तो हमको पसंद नहीं था, तब तक बहुत देर हो जाता है। देर हो जाता है मतलब अब सैलरी बहुत मोटी मिलती है, अब आपको लोग उसी चीज़ से जानते हैं, आपका स्टेटस बड़ा हो गया है। अगर अब आप डॉक्टरी छोड़ेंगे तो लोग कहेंगे क्या निकम्मा आदमी, कुछ काम धाम नहीं करेगा क्या, डॉक्टर होकर के कुछ और करना चाहता है। या अब आपको लगता है यार यही काम आता है और तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए यही करते रहो। तो इस तरह से बेचारे बहुत लेट हो जाता है। ऑथर कहते हैं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, 10 साल भी काम किया, और अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दो। पीछे का 10 साल छोड़ दो आगे के 10 साल के लिए, क्योंकि वो तो अभी आने वाला है। देखा जाए तो जो आइडेंटिटी फोरक्लोजर है, क्या है आइडेंटिटी फोरक्लोजर? पहले से डिसाइड कर लेना कि मैं क्या हूँ। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये खाली बैंडेड लगा रहे हैं एक ऐसे घाव पे जो बैंडेड से ठीक नहीं होगा। ऐसे समझिए एक बड़ा सा अंदर में घाव है, जिसको एंटीबायोटिक चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, बहुत समय तक उसको इलाज करना होगा, और उसके ऊपर आपने बैंडेड लगा दिए, वो ठीक नहीं होता। कहते हैं बहुत बार, मतलब बहुत बार क्या, हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आप महीने महीने पे, 6 महीने पे, साल पे डॉक्टरों से मिलते रहो, दांत के डॉक्टर से, बाकी डॉक्टरों से अपनी हेल्थ चेकअप करते रहो। ऐसे ही आपको समय समय पर अपने करियर की चेकअप करती रहनी चाहिए। और मैं आपसे एक और बात कहूँगा, साल में 2 बार कुछ इंपॉर्टेंट सवाल खुद से पूछो। अगर आप बहुत खुश नहीं हैं तो When did you form the aspiration you are currently pursuing? आप अपने आप से पूछो, जो चीज़ आज आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये काम करना है, ये चीज़ आपने कब सोचा था और क्यों सोचा था? दूसरा, हाउ हैव यू चेंज्ड सिंस देन? कि आप तब से कितना बदल चुके हो? हैव यू रीच्ड अ लर्निंग प्लेटू इन योर रोल और योर वर्क प्लेस, एंड इज इट टाइम टू कंसिडर पिवट? और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अब क्या तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर तुम एक लर्निंग प्लेटू पे पहुंच गए हो? लर्निंग प्लेटू क्या होता है? प्लेटू क्या होता है? चोटी नहीं होता, चोटी का उल्टा होता है प्लेटू। पहाड़ी की चोटी, ये तो हो गया चोटी। नहीं, प्लेटू मतलब पहाड़ी का एक ऐसा लंबा, जहां पर आप ऊंचा नहीं जा रहे हैं, बस आप सीधे चलते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लेटू। जैसे बैंगलोर प्लेटू पे है, बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन वो ऊंचाई नहीं है, एक प्लेटू है। ऐसे ही जब आप
कोई काम सीख रहे हैं, अब सीखना बंद हो गया, अब वही रूटीन काम चल रहा है, इसका मतलब आप लर्निंग प्लेटू पे पहुंच गए हैं। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए। आप जब इस तरह से आप सवाल पूछेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है ना, इस तरह के सवाल हम लोगों को रोज पूछने चाहिए अपने आप से। और जब आप किसी काम में जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं उसको करेंगे तो आपको इस तरह के सवाल आएंगे भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी दुखी हैं, परेशान हैं अपने काम को लेकर के, आपको सैलरी मिल रही है फिर भी आप परेशान हैं, तो ये सवाल पूछिए कि अच्छा यार, ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्या वजह है। इस तरह से आपकी रीथिंकिंग साइकिल चालू होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए बच्चों में आती नहीं है, ना ही तो माँ बाप में होती है, ह्यूमिलिटी, मेंटल ह्यूमिलिटी। अगर हमने सोच लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है और नहीं पसंद आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है पढ़ाई उस चीज़ की, तो हमको ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम पूछे अपने आप से। जैसे इस बच्ची ने जिसने सुसाइड किया, उसको समझ में नहीं आया कि अगर मुझे अंग्रेजी और इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है तो छोड़कर पढ़ाई करूं, क्यों जबरदस्ती मैं वही साइंस पढ़ रही हूं। ये उसकी मेंटल ह्यूमिलिटी की कमी है। एक तरह से उसके मन के अंदर में एक घमंड था। जब उसने सुसाइड किया होगा और जो चिट्ठी लिख रही होगी तो उसने मन ही मन सोचा होगा, अब इनको पता चलेगा। मैं जानता हूं ये चीज, क्योंकि मैं जब सुसाइड करने के लिए कोशिश कर रहा था, मैंने यही सोचा था। मैं दवाई खाने से पहले सोचा था, अब जब मैं मरूंगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा, माँ बाप को मालूम क्या पड़ेगा बे। वो थोड़ा रोएंगे, उसके बाद 2-4-10 साल में भूल जाएंगे और तुमको याद करेंगे तो बस रो लेंगे, पता क्या चलेगा। अकल जो होती है ना, उसमें ह्यूमिलिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी मतलब झुकना और खोजना, दिमाग को झुकना और खोजना, इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। तब जाकर के आप कि हम भविष्य के बारे में बहुत जानते नहीं हैं, ये है मेंटल ह्यूमिलिटी। कॉन्टम्पलेट डाउट अबाउट देयर प्लान्स, अगर मैंने कोई लंबा प्लान बना लिया है उसके बारे में डाउट भी सोचना। एंड स्टे क्यूरियस इनफ टू डिस्कवर न्यू पॉसिबिलिटीज, और नई नई चीज़ों को खोजने के लिए क्यूरियस रहना। और या तो पहले आपने कोई चीज़ सोचा होगा कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसको रिकंसिडर करिए। अगर आपने पहले छोड़ दिया, अभी कहानी आएगी, डॉक्टर रेयान की कहानी आएगी, तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो अभी किसी स्कूल में नहीं पाया जा रहा है। हर साल कम से कम 10-12 नहीं, मुझे पता नहीं कितने बच्चे, लेकिन कई बच्चे सुसाइड करते हैं। हजारों लाखों बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि ऐसी बात उनको नहीं पता। एक चीज़ में घुस गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी पीछे पड़े हैं। तो सवाल क्या पूछूं, जैसे मान लीजिए आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन सी किताब को पढ़ने में एंजॉय कर रहा हूं और अंदर में डेप्थ में जाने का मन कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ने में एंजॉय कर रहे हैं उसी को आप करियर करते समय भी एंजॉय करेंगे। अभी देखिए आगे आ रहा है। जैसे मुझे राइटिंग की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, मैंने खूब पढ़ी है, लेकिन मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो लिखने की कोशिश करिए। अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो मतलब ये खराब नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई चीज़ को पढ़ना एंजॉय करते हैं तो खराब नहीं है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, कैसे मैं उस चीज़ को करियर बनाऊं। वो अब आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि जो लोग इसके करियर बनाए हैं वो कहाँ कैसे करते हैं, उसका पाथ क्या है, करियर पाथ। ये मेन क्वेश्चन है। जैसे मुझे राइटिंग नहीं आती है, तो कहाँ से वो लोग उन लोग ने राइटिंग सीखी? एग्जैक्टली हमने तो पढ़ा था, हिडन टैलेंट में पढ़ा था, कैसे उसको कॉमेडियन को नहीं पता था कि कैसे मजाक करना है स्टेज पर, तो उसने राइटिंग सीखा, बड़ी मुश्किल से राइटिंग सीखा उसने। हमारे ऑथर कहते हैं उनकी एक स्टूडेंट थी मरिसा शैंडल। कौन थी? मरिसा शैंडल। उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी कंपनी में, और उसने डिसाइड किया कि खटाखट मैं प्रमोशन लूंगी इस कंपनी में। उसको प्रमोशन तो फटाफट मिलता था, लेकिन उसने देखा कि उसको 24 घंटे काम करना पड़ता था। मतलब रात को सो रही है फिर भी मैसेज आ रहा है, सुबह सुबह किसी भी टाइम उसको बुला लिया जाता था। अब वो पागल नहीं थी कि बस वही करते रहो। वो अपने पति के साथ मिल करके करियर चेकअप करती थी कि यार यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ घर में एक लड़का है गोपाल भी ऐसे ही बेन कंसल्टिंग में जॉब करता था और बता रहा था बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। अब उसने शिफ्ट करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ पर इतना स्ट्रेस नहीं है, टाटा में ज्वाइन किया। आमतौर पे जब भी कोई बात करता है अपने करियर के बारे में तो कंपनी के बारे में सोचता है कितनी बड़ी कंपनी थी यार, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी नर्क बना रखा है कंपनी ने, फिर भी आप उसको नहीं छोड़ना चाहते। तो कंपनी की ग्रोथ के बारे में छोड़ करके आप अपनी
ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के बारे में सोचिए कि आपका मन किस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। फिर वो बन गई थी नौकरी करते करते एसोसिएट पार्टनर, मतलब कंपनी की बड़े लेवल पे एग्जीक्यूटिव बन गई थी। लेकिन उसने फिर देखा कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, ना ही तो मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। तो वो छोड़ करके उसने डॉक्टरेट करने के लिए डिसाइड किया कि मैं पीएचडी करूंगी मैनेजमेंट में। तो ये था मरीसा मेयर की कहानी। डिसाइडिंग टू लीव अ करंट करियर पाथ इज ऑफन ईजियर देन आइडेंटिफाइंग द न्यू वन। सुनिए, हर आदमी चाहता है कि मैं बोरिंग काम छोड़ करके अच्छा वाला काम कर लूं। क्यों नहीं करते? क्योंकि नौकरी छोड़ना आसान है, किस चीज़ से? आइडेंटिफाइंग द न्यू वन। लेकिन नया वाला नौकरी खोजना जो मुझे पसंद है वो नहीं मिलता। जैसे आपने कहा मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन वो पढ़ने में कैसे वो काम बने, क्या चीज़ मुझे पसंद है जो पैसा भी कमाए और मुझे काम भी पसंद हो, वो नहीं समझ में आता। कहते हैं इस चीज़ में आपको एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं हरमिनिया इबारा, उनके तरीके से सोचना चाहिए कि नया करियर कैसे खोजे। आप अपने आप से बोलिए कि बॉस मैं करियर का साइंटिस्ट बनूंगा। क्या बनूंगा? करियर का साइंटिस्ट, कि करियर को कैसे खोजा जाए। अब 3 चीजें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप इज टू एंटरटेन पॉसिबल सेल्फ्स। अपने आप से पूछिए अगर मान लो मैं ये बना तो, और मुझे लगता है मैं वो कर रहा हूं। मैं डॉक्टर जब पेशेंट देखता हूं तो मैं अपने आप को एज ए डॉक्टर देखता हूं। फिर मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं ऐसे अपने आप को देखता हूं। फिर मैं कहीं किसी से मिलने जाता हूं तो मैं एज ए बिजनेसमैन अपने आप को देखता हूं। एंटरटेन पॉसिबल सेल्फ्स। बल्कि मुझे दिक्कत भी हुई एक बार, जब मैं और बड़ी मम्मी दोनों गए थे IIM कलकत्ता, तो वहाँ मुझे समझ में आया कि एज ए स्टूडेंट मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ। मैं स्टूडेंट की तरह नहीं देख पा रहा था। मुझे जब तक स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा था तब तक समझ में आ रहा था, क्योंकि मजबूरी थी। लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से अपनी ही गर्दन स्कूल में जाके कटवाऊँ, अपनी बेइज्जती करवाऊँ, मैं नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता मैं अपने आप को। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अपने आप को पॉसिबल सेल्फ्स की तरह। आइडेंटिफाई सम पीपल यू एडमायर विद इन एंड आउटसाइड योर फील्ड। कहते हैं आप देखो किसी को जिसको लगता है कि यार इसकी तरह अगर मेरी लाइफ हो जाए तो बुरा नहीं है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, दीदी का फ़ोन आया, प्रतिभा दीदी का, वहाँ से, कहाँ से? जबलपुर से, सागर से। तो बोलती हैं आप टाइम नहीं मिला इसलिए बातचीत नहीं हो पाई, हम अपने भाई की शादी में गए थे। तो बड़ी मम्मी ने उनसे कहा कि दीदी आप भैया कितना ट्रैवल करते हैं, जब से हम लोग वहाँ से यहाँ आए हैं 4-5 दिन हुआ होगा, तब से वो कम से कम 6 जगह घूम आए। रोज़ जहाँ जहाँ जाते हैं किसी न किसी से मिलते हैं। अब उनका काम है पॉलिटिशियंस का, नेताओं का बड़ा घूमने का काम होता है। हालांकि भी नेता है नहीं, नेता बनने वाले हैं, लेकिन क्या मैं उनकी तरह काम कर सकता हूँ? मैं अपने आप से पूछ रहा था। दीदी बोली कि आपको, दीदी को, डॉक्टर मैम को, रिम्पी को बोलती हैं डॉक्टर मैम, आपको डॉक्टर मैम को तो अंग्रेज़ी भी अच्छी आती है। मैंने कहा हाँ। और सौम्या को भी ठीक ठाक अंग्रेज़ी आती है, उनकी बेटी को। मैंने कहा हाँ। बोलती हम तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, हम लोगों के काम को बढ़ाने के लिए। प्लस वो बोल रही थी, हमने उनको कहा कि डॉक्टर रिम्पी का बड़ा सपना था कि हम लोग पहाड़ों में अपना एक कोई कमरा बनाएं और वहाँ पर अपना बुढ़ापा बिताएं। बोलती हैं खबरदार जो पहाड़ों में अपना कमरा बनाने की सोची तो। क्यों? बोलती बन चुका है कमरा, घर बन चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है। जिस दिन जितना दिन आपको जाके रहना है रहो, उसी को बढ़ाओ, अलग से मत कुछ करो। फिर बोलती हैं आप लोगों को तो अच्छी अंग्रेजी आती है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, हाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर, वहाँ अभी हम लोग का यूनिवर्सिटी खुलने वाला है एक और, तो वहाँ आप लोगों को ले चलेंगे साथ में। अब मैंने रिम्पी से पूछा चलना है, तो उन्होंने हाँ बोला। क्यों हाँ बोला? क्योंकि वो अपने पॉसिबल सेल्फ्स को देख रही हैं। आज जो डॉक्टर हैं, अगर वो डॉक्टर से बिजनेसमैन बन गई, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। यहां लखीमपुर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर उनसे पूछो आप, सक्सेसफुल डॉक्टर्स, उनकी रोज की कमाई हो रही है 50,000 1 लाख रुपए की रोज की। वो छोड़ करके जाएंगे कहीं किसी NGO में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों के पास बैठकर घूमेंगे? नहीं। तो ये कह रहे हैं आप अपने आप से पूछो, कुछ लोगों को देखो जिनको आप देख करके कहते हो अगर मुझे इनकी तरह जीना हुआ तो। ऐसे सोचा जाता है अपने करियर को। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप,
डेवलप हाइपोथेसिस अबाउट हाउ दीज पाथ्स माइट अलाइन विथ योर ओन इंटरेस्ट, स्किल्स एंड वैल्यूज। दूसरा स्टेप ये है कि आप ये पूछो कि मेरा इंटरेस्ट मतलब मेरी रुझान, मेरा स्किल और मेरी वैल्यूज उस आदमी के साथ कितनी मैच होती है। मालूम पड़ा कोई आदमी काम कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो तो चोर है। या कोई आदमी है जो हद से ज्यादा काम कर रहा है, अपने परिवार का ध्यान नहीं दे रहा है, और मेरी वैल्यूज ऐसी नहीं है, तो फिर मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। ये चीजें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी कि आपकी वैल्यू, आपका स्किल और आपका इंटरेस्ट किस चीज के साथ मैच होता है। थर्ड स्टेप इज टू टेस्ट आउट द डिफरेंट आइडेंटिटीज बाय रनिंग एक्सपेरिमेंट्स। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। डू इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, लोगों से बात करिए, उनसे जानकारी लीजिए। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, जॉब शैडोइंग, उनके साथ में जॉब की शैडोइंग करिए। जैसे अभी हम लोग दीदी के पास जाने वाले हैं, मार्च में जाने वाले हैं, और हो सकता है उसके पहले या उसके बाद वहाँ भी जाएं दूसरे यूनिवर्सिटी में, तो हम उनके साथ जाने वाले हैं। ये है जॉब शैडोइंग। बहुत से लोग जो हैं, जैसे अभी भी कर रहे होंगे, जितने भी चीफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन सबके पास आसपास लोग चिपके रहते हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं ये लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको शैडोइंग कर रहे हैं। उसको बोलते हैं जॉब शैडोइंग। आपके जेफ बेजोस या इलॉन मस्क, इन सब के साथ में लोग चिपके होते हैं कि बॉस इनके साथ सीखते रहें, जानते रहें। शैडो करना, उसी से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको काम करना है कि नहीं करना। अगर मौका मिले तो, बहुत कम लोगों को मौका भी मिलता है। हमारी एक डॉक्टर फ्रेंड हैं, वो हमसे बड़ी हैं, डॉक्टर एमपी से बड़ी हैं। इस समय उनकी सैलरी होगी कम से कम 60 लाख रुपए साल, मतलब महीने का 5 लाख रुपए महीने, 4-5 लाख रुपए महीना। वो बोलती हैं अगर मुझे केजरीवाल का शैडो बनने को मिल जाए तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। अब उनका जो भी हिसाब किताब हो। तो 3 स्टेप में सबसे पहले आपको किसी ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। दूसरा, आप हाइपोथेसिस बनाओ कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा स्किल और मेरी वैल्यू उनसे मैच करती है कि नहीं। तीसरा, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, और अगर हो सके तो कुछ प्रोजेक्ट करो ताकि आपको उस काम का टेस्ट मिल सके। अ गोल इज नॉट टू कन्फर्म अ पर्टिकुलर प्लान बट टू एक्सपैंड योर रिपोर्टायर ऑफ पॉसिबल सेल्फ्स। यहां गोल ये नहीं है कि मैं जो करना चाहता हूं प्लान कन्फर्म कर लूं। मेरा गोल ये है कि मैं अलग अलग सेल्फ को ट्राई करूं। मैं डॉक्टर तो हूं, मैंने वो छूटा नहीं है। मैं एक टीचर भी बन के देखूं, या मैं एक बिजनेसमैन बन के देखूं। अलग अलग सेल्फ को ट्राई करके देखूं, विच कीप्स यू ओपन टू रीथिंकिंग। और इसी तरह से आप रीथिंकिंग कर पाओगे। चेकअप्स आरंट लिमिटेड टू करियर्स। अब सुनिए, ये जो चेकअप होता है खाली करियर में नहीं होता, और जगहों पर भी होता है। हर जगह पर हमारे प्लान्स बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। कुछ साल पहले हमारे एडम ग्रांट कहते हैं, एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर है, उसके लिए आपका एडवाइस चाहिए। बोलते हैं मैं आपको बता दूं, मैं वो लव गुरु नहीं हूं कि सबको मैं एडवाइस देता हूं। फिर भी तो उसका किसी लड़की के साथ में अफेयर चल रहा था, दोनों बहुत खुश थे। 1 साल हो चुका, लेकिन अब वो बेचारा सोच रहा था कि मुझे इसमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सुनिए दिक्कत कहाँ से होती है। इस आदमी ने क्यों अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने में डर रहा था? इसने शुरू से सोचा था मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत एम्बिशियस हो, बहुत दूर, बहुत काम करने वाली हो, दुनिया बदलने वाली हो, बहुत बड़ा काम करने वाली हो। ऐसा ही एक आदमी मैं जानता हूं, डॉक्टर सिद्धांत। एक लड़की है जो उनके साथ कांटेक्ट में रहती है, बातचीत करते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज उसके साथ बात करते हैं। 2-3 दिन में एक बार तो बात करते ही करते हैं, और 1-1 घंटे के लिए बात करते हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाहते। मैंने पूछा क्यों नहीं करना चाहते? बहुत एम्बिशियस नहीं है वो, छोटी मोटी नौकरी करती है, उसका विजन छोटा मोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। मैंने कहा फिर बात क्यों करते हो उससे? तो दोस्त है, बात कर लेता हूँ। मैंने कहा इतनी बात किसी और से करते हो? बोलते नहीं, इतनी बात किसी और से नहीं होती। लेकिन बीवी कैसी चाहिए? देन एम्बिशियस। सुनिए हुआ क्या इनका। तो ये एकदम सही समय था कि वो अपने रिलेशनशिप को चेकअप करें भाई। हमारे एडम ग्रांट बोलते हैं ये जो तुमने जो अपना डिसाइड किया था कि मैं बड़ी एम्बिशियस लड़की से शादी करूंगा, जब तुम ये डिसाइड कर रहे थे तुम कितने बड़े थे, और तब से लेकर अब तक तुम कितने बदले हो कि नहीं बदले हो? बोलते ये तो मैं बचपन से, जब मैं कॉलेज में था तब से सोचता था कि ऐसी लड़की से शादी करूंगा, एकदम वो होगी, झांसी की रानी टाइप की होगी, और तब से मैंने इसके बारे में दोबारा कभी बदला नहीं। मुझे लगा ऐसी ही बीवी चाहिए मुझे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं ऐसी लड़की चाहता था अपनी ज़िंदगी में जो आराम से रहे मेरे साथ, ज़्यादा
जीव झंझट ना करे। और तब तक मेरी जिंदगी में आ गई कौन? आंधी। कौन आंधी? डॉक्टर एमपी। अब वो सुपर एम्बिशियस, वो इतनी एम्बिशियस हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं, और हम कृष्णमूर्ति पढ़ रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं। मतलब ऐसी जिंदगी चल रही है। जिन लोग को एम्बिशियस चाहिए थी उनको एम्बिशियस नहीं मिली, जिनको रिलैक्स चाहिए थी उनको एम्बिशियस मिली। अब हुआ क्या? अब बेचारी हमारी मैडम का एम्बिशन खत्म हो गया है। अब हम भी आराम करेंगे, जिंदगी को हम वैसे नहीं जिएंगे जैसे जिया जाता है। सुनिए इनके साथ क्या हुआ। इस आदमी ने, बोलते हैं, मुझसे जब बात किया तो उसको समझ में आया कि अगर दोनों लोग प्यार से रहते हैं साथ में, तो एम्बिशन और पैशन, ये जो पागलपन होता है काम धाम का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इस आदमी को उस समय एहसास हुआ कि मैं ऐसी लड़की इसलिए खोज रहा था क्योंकि वो खुद वैसा बनना चाहता था। हम लाइफ पार्टनर वैसा खोज रहे थे जैसा हम खुद बनना चाहते हैं। 2.5 साल बाद क्या हुआ इस आदमी के साथ? तो मेरे पास दोबारा आया। उसने कहा कि अब मैंने वो सब छोड़ दिया है सर, कि हम एम्बिशियस लड़की से शादी करेंगे, बहुत तेज़ लड़की से शादी करेंगे। अब हमने अपना बदल दिया आइडिया। बोलते मैंने उस लड़की से बात किया कि जैसा मैंने सोचा था वैसी लड़की तुम नहीं हो, ऐसे मैंने बात किया। और वो लड़की ने भी बताया कि जैसा लड़का मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं निकले। बोलती मैं भी ऐसा आदमी चाहती थी जो थोड़ा क्रिएटिव टाइप का हो, रिलैक्स टाइप का हो, और तुम वैसे नहीं थे। बोलते हैं हम दोनों ने एक दूसरे को भाई मान लिया, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, एक्सेप्ट कर लिया और मूव ऑन कर गए, छोड़ दिया एक दूसरे को। बोलते ठीक है, ज़िंदगी ऐसी चलती। और जैसे ही पैंडेमिक आया, इस लड़की को उसने प्रपोज किया और दोनों की शादी हो गई। नहीं समझे? शादी हो गई। जो मन में सोचा था कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, दिमाग में जो खूब फितूर चल रहा था, जो दीवार बनाई थी बड़ी बड़ी कि ये बाउंड्री के अंदर तुम घुसना चाहते हो तो तुम इतने बड़े आदमी होना चाहिए, वो सब तोड़ दिया और शादी हो गई दोनों की, और दोनों बड़े खुश। एक अच्छा रिलेशनशिप में और बड़ी मम्मी इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप में रेगुलरली करते हैं रीथिंकिंग। आज अगर मैं उनसे बोलता नहीं तुम्हें इलाहाबाद ही रहना है, तो रीथिंकिंग नहीं होता, मुझे छोड़ चुकी होती। वो बोलती ना मैं तो इंडिया से ही पीजी करूंगी, तुम जाओ विदेश से पीजी करो क्योंकि मुझे वही चाहिए, तो रीथिंकिंग नहीं होता। एमडी करने के, ये एमबीए करने के बाद उनको जॉब मिल रही थी सैमसंग में, और कौन कौन सी कंपनी है इसमें, एलजी में, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल रही थी। और वो बोलती नहीं भाई मैं नौकरी करूंगी, मैं बेंगलोर में, चेन्नई वगैरह में रहूंगी, बीच बीच में हम कभी कभी मिलते रहेंगे। तुम्हारा नहीं होता रीथिंकिंग। तो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आपको रेगुलर रीथिंकिंग करना होता है। समटाइम्स बीइंग कंसिडरेट मीन्स रिकंसिडरिंग समथिंग एज सिंपल एज हैबिट्स। और कभी कभी रीथिंकिंग का मतलब होता है बहुत छोटी चीज, आप अपनी हैबिट को भी रीथिंक करते हो कि क्या ये हैबिट अच्छी है। मान लीजिए आप कहीं जाते हो और आप हमेशा लेट जाते हैं, भाई अमीर आदमी, इंपॉर्टेंट आदमी लेट जाते हैं, आप उसको बदल दें रीथिंकिंग करके, क्या पता वही आपकी लाइफ बदल दे। आपका फेवरेट टी शर्ट जो पुराने जमाने का हो गया और फिर भी आप पहने पड़े हैं, उसको ही शायद रीथिंक करके चेंज कर दें, उसी से आपकी लाइफ बदल जाए। आप सोते हैं, खर्राटे मारते हैं, आपकी बीवी को दिक्कत होती है, तो आप ध्यान से उस तरफ करवट लेकर सोएं और खर्राटे मारें, हो सकता है इसी से बहुत बड़ी चीज़ हो जाए आप लोगों की लाइफ में। और कभी कभी बड़े बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए दूसरे देश में चले जाते हो उसके साथ, या किसी और कम्युनिटी में, आप हिंदू हैं तो मुस्लिम में शादी कर लेते हो, या आप अपनी नौकरी छोड़ करके अपने पार्टनर के हिसाब की नौकरी पकड़ते हो, और आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपने आप को बदलते हो। और बोलते हैं इस स्टूडेंट के साथ जो हुआ, उसने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए, और उसने ये देखा कि ये लड़की कैसी है। उस लड़की ने भी अपना काम धाम नहीं छोड़ा, वो अपना काम करती रही, नौकरी बदला, दूसरी नौकरी पकड़ी, और एजुकेशन में, शिक्षा में काफ़ी काम किया। बोलते हैं जब हम लोग अपने आइडियाज़ को, अपने मन को अपडेट करने को तैयार होते हैं हमारे पार्टनर के बारे में, तो हमारे पार्टनर को भी फ्रीडम मिलती है इवॉल्व होने के लिए। हम अगर अपने दिमाग में रखें सुनो तुम घर में रहोगी, तुम नौकरी नहीं करोगी, तो हम उसको बांध रहे। अगर हम उसके लिए अपने आइडियाज़ को छूट देते हैं तो सामने वाला इवॉल्व होता है और आपको सपोर्ट करता है। हमने इस चीज़ को देखा है साक्षात। डॉक्टर रिम्पी आज, मम्मी जब मुझसे बात करना चाहती हैं, मुझसे कुछ काम वाम हो, कुछ सामान खरीदना है, कुछ करना है,
तो बोलती सुनो रिम्पी को बोल, रिम्पी से बोलो वो हमसे बात करें, हम रिम्पी से बात करेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम कंजूस आदमी है, तुम नहीं खरीदवाओगे सामान। तो वो सपोर्ट मेरी माँ को रिम्पी करती हैं क्योंकि मैं रिम्पी को सपोर्ट करता हूँ। बोलते हैं आप रेगुलर चेकअप करें, चाहे आप अपने पार्टनर के बारे में करें, अपने माता पिता के बारे में करें या अपने सीनियर मेंटर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साल में 1-2 बार आप अपडेट करते रहें। जब आप पास्ट को देखेंगे और पहचानेंगे यार ये तो मैं पहले था, अब मैं नहीं हूँ, तभी आप भविष्य के प्लान के साथ जा पाएंगे। आप खुश हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं तभी जब आप किसी जबरदस्ती की जगह पर खुशी नहीं खोज रहे हैं। आज डॉक्टर रिम्पी ने बताया उनके एक कज़न ब्रदर हैं, मौसेरे भाई हैं, मौसेरे चचेरे भाई, उनकी शादी नहीं हो रही। पता है क्यों? 35-40 साल के हो गए, 35 से 40 साल के हो गए हैं, कमर में दर्द होना शुरू हो गया है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, एक वजह से शादी नहीं हो रही है। उनको लड़की चाहिए थी साइंस बैकग्राउंड की, BSc MSc या बायो या ऐसी कोई पढ़ाई करने वाली लड़की चाहिए थी। आज तक वो अप्सरा मिली नहीं, वो मैंने कहा पता नहीं कौन से ब्रह्मांड में घूम रही है, इनकी शादी नहीं हुई। तो कह रहे हैं अगर आप किसी खास जगह शादी खुशी खोज रहे हो तब आप खुशी नहीं पाओगे। खुशी आपको तब मिलेगी जब आप खुशी के लिए दरवाज़ा, ढेर सारे दरवाजे खोलोगे, और वो कहीं से भी आ सकती है। मतलब रीथिंक करते रहो। तो ये था आज का टॉपिक, जिसका नाम हमने दिया टाइम फॉर चेकअप। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ मुझे पता है आपने अगर नहीं देखी तो आप देखिए और इसको 2 बार 3 बार देखिए। इसका नाम है थिंक अगेन, और ये हमारे चैनल dkbrains.com पे BDM बंडल में पड़ी हुई है। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये नंबर पे आकर के डिस्काउंट ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।